मुद्दों और खबरों से पहले हम सोशल मीडिया पे नजर डालेंगे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सही सूरत हाल है, या जो बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मसलन अहमद जवाद साहब क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पे, जरा गौर करना है। ताकत खौफ पैदा कर सकती है, लेकिन खौफ को कायम नहीं रख सकती। तारीख में देखे ना कि लोगों ने कितना खौफ पैदा किया, कब तक कायम रहा, आरजी साबित हुआ। उसके बाद वो लिखते हैं कि ताकत रास्ते खोल सकती है, लेकिन रास्ते में बिछे हुए कांटे नहीं चुन सकती। बिल्कुल खोल देती है रास्ते, लेकिन कांटे नहीं चुन सकती। ताकत मैदान जीत सकती है, लेकिन जंग नहीं जीत सकती। मैदान और जंग में फर्क है। कोई पहला राउंड जीत जाता है, कोई दूसरा राउंड जीत जाता है, लेकिन जंग का जीतना ये और मानी रखता है। ताकत गलबा पा सकती है, लेकिन इज्जत भी हासिल कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। गलबा बिल्कुल आराम से पाया जा सकता है। पाकिस्तान पे गलबा है, इज्जत है, मोहब्बत है, नहीं है ना, तो ये होता है। उसके बाद ताकत महकूम जो है वो पैदा कर देती है, कर लेती है, लेकिन वो नफरत नहीं दूर कर सकती। हम महकूम है, सीधी बात है, हम पे हुक्म चल रहा है और हम चुप करके हुक्म मान रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिलों में नफरत नहीं है? क्या हमारे दिलों में बददुआएं नहीं है? कौम इस सिस्टम को किस तरह याद करती है, इसका जिक्र किस तरह करती है, किसी रेडी वाले से पूछ लें। कल सोहराब बरकत बहुत प्यारे सहाफी हैं, नौजवान कश्मीर के, वो कल परसों पिंडी में जो है वो फिर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो आप लोगों की बातें सुनते कि लोग क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे थे कि हमारे लिए बददुआएं देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये निजाम बचा है। कोई कह रहा था मैं देने वाला था, अब लेने वाला हूं। तो ये ताकत के डायनामिक्स हैं। उसके बाद अगली बात जो की है वो असद तूर ने की है, और बड़ी पते की बात की है। असद तूर कहते हैं हमारा टैक्स है, हमारे पैसे हैं, और फिर हमारे पैसों से AI जनरेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं और ऑडियोज लीक की जाती हैं। क्या ये पैसे इसलिए दिए जाते हैं? क्या ये टैक्स इसलिए दिया जाता है? वो बात कर रहे थे शौकत नवाज मीर साहब की, जो कश्मीरी रहनुमा है। उनकी एक ऑडियो लीक की गई है जो कि 15 सेकंड भी नहीं सुनी जा सकती एक खातून के साथ। और आजकल AI से क्या नहीं हो सकता, ये आप सब लोग जानते हैं। ये जो हथकंडे हैं ये बहुत पुराने हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो आप लोगों का बहुत मशकूर और ममनून है। मेरी तरफ से आप तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 जुलाई 2026 और मंगल का दिन, आज की दूसरी बैठक और आज की दूसरी गपशप, जिस पे हम मुल्क के हालात डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये जरा वीलॉग से हट के होता है। खबरें जरूर होती हैं, लेकिन हम जो मर्ज है उसकी तशखीस की कोशिश करते हैं कि असल में मर्ज है क्या। मैंने कहा है कि इस बैठक में शिरकत किया करें, क्योंकि हम वैसे भी 2 से 3 हजार बंदे हैं जो इस बैठक में शिरकत करते हैं। और उन 2 से 3 हजार बंदों से सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें कोई इतनी ऑडियंस जो है ना वो नहीं चाहिए, सोचने समझने वाले और जो है वो दर्दमंद किस्म के लोग चाहिए, जिनको कौम का दर्द है, मुल्क का दर्द है। बस उनसे दरख्वास्त ये है कि वो वीडियो क्लिक किया करें ना, तो वीडियो जितनी भी लंबी हो तो उसको देखा करें, बेशक किस्सों में देख लिया करें। मुद्दे क्या डिस्कस करेंगे? क्या ये जो फौज है ये अंग्रेजी फौज का तसलसल है? ये कहना है जावेद हाशमी का, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद ये मुल्क, ये कहना है
सुहेल वड़ाइच का। सुहेल वड़ाइच को आप अच्छी तरह जानते हैं। आज उन्होंने कॉलम लिखा है आह जी और वाह जी। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है ना वो हिस्सा बताऊंगा कि कभी आ होती है और कभी वाह होती है एक ही सांस में। उसके बाद एक खानदान की कुतूरी और एक खानदान का कुतूरा। कुतूरी और कुतूरा आप अच्छी तरह समझते होंगे कि ये किसको कहते हैं, कि उन्होंने उम्र के इस हिस्सों में फाशिज्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो खुदा न खास्ता ये हमारे अगर गले पड़े रहे और ये चलते रहे, इनको नकेल न डाली गई, इनको कानून के दायरे में न लाया गया या इनको मुल्क से दफा न किया गया, तो ये आगे क्या गुल खिलाएंगे। इनके बड़ों ने क्या गुल खिलाए और ये क्या गुल खिला रहे हैं, ये कुतूरा और कुतूरी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि ये कैसी मुनाफिक कौम है। सारी उम्र इन्होंने इजराइल और फलस्तीन के नाम पे कितना चंदा लिया, कितने लोग इकट्ठे किए, कश्मीर के नाम पे इंसानी जंजीरें बनाई, यौम कश्मीर। स्पेन की जंगलों में आग लगती है और जहां का अर्दली चपड़ासी बटमैन वो ट्वीट करता है कि स्पेन की जंगलों में आग लग गई है। और ये बिल्कुल साथ ही इस्लामाबाद के क्या हो रहा है, अभी तक की इतलात के मुताबिक जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो कहते हैं कि जून से लेकर अब तक 62 जो है ना वो लाशें गिर चुकी हैं। 62, जस्ट इमेजिन 62। ये अगर किसी मस्जिद मुल्क में होता तो वहां अब तक, अभी आपके सामने जेनजी ने क्या किया, कॉकरोचेज ने क्या किया, लेकिन ये एक अजीब मुनाफिक कौम है कि इसने जो है ना फलस्तीन को पसे पुश्त डाला और इसने हस्बे मामूल कश्मीर को भी पसे पुश्त डाल दिया। पहली खबर हम अगर जिक्र करें तो पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा जो है ना वो दुनिया में रोला है कि अमेरिका के पास असले की कमी हो गई है, खासकर जो इंटरसेप्टर है, जो मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोकते हैं। उसकी पुरजोर तरदीद की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि असला हमारे पास मौजूद है, ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है जी, मान लेते हैं। सऊदीया पे जो हमले हैं वो जारी हैं और हमले कर रहे हूतीज, यानी ये बड़ी देर से सऊदीया को आग में घसीटने का और जान में घसीटने का प्लान था। अब जानते हैं कि सऊदीया कितना सेंसिटिव है, मक्का है, मदीना है, तो कोशिश की जा रही थी कि सऊदीया पे आग और बारूद की बारिश हो ताकि मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो और ईरान के खिलाफ जो है वो नफरत पैदा हो। उसके बाद कुवैती वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दौरा कर रहे हैं। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि वो जो हम ठेका ले रहे हैं पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया की हिफाजत हम करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की खैर है, पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह करेगा, बाकी सऊदीया की हम करेंगे, कतर की करेंगे, कुवैत की करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। उसके बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनका जो है ना वो ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ने, और हस्बे जायका हस्बे तवक्को वादा किया गया था जो है ना वो नून लीग के साथ, और वो वादा पूरा किया गया है। नून लीग जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं कश्मीर में, हालांकि वोट डालने वाला कोई नहीं था, यानी एक वहां का रिपोर्टर बता रहा था कि एक ऐसा पोलिंग स्टेशन रिकॉर्ड हुआ है दुनिया की तारीख में, कश्मीर की तारीख में, मेरा ख्याल है औरतों का पोलिंग स्टेशन था, वहां एक वोट भी पोल नहीं हुआ। एक वोट कोई नहीं आई खातून वहां पे वोट डालने सारा दिन। अब उस अमले की तनख्वाह, उस अमले के अखराजात, वहां पे जो बैलेट पेपर थे, लेकिन आपको पता है जर्नैलों के शौक हैं, उनके शौक के लिए ये मुल्क बना, वो अपने शौक पूरे करते रहते हैं, तमाशा लगाते रहते हैं। हम वैसे तमाशबीन है, हमारी तबीयत भी तमाशबीनों की है। ये क्या लिखती है रोटी खाने वाली मशीन, ये एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का ये जो भोंपू है, ये लिखता है आह जी मुल्क का बेड़ा गर्क है, गुर्बत है, बेरोजगारी है,
अगे दौड़ते पीछे चौड़ है, गैर मुल्की दौरे और सालसी पर जोर है, मुल्क झगड़े और अंदरूनी लड़ाइयां बढ़ रही हैं, कोई उम्मीद नहीं, हर तरफ आह ही आह है। उसके बाद क्या लिखता है, वाह जी, बल्ले बल्ले, हमारी इज्जत ऐन से, हमारी इज्जत का शोरा चार दांग है, अमरीकी सदर हर तरफ हमारी बहादुरी के ढोल बजाता है और उनका अजली दुश्मन ईरान भी हमारा दोस्त है। ऐसी कामयाबियां तो 78 साल में किसी को नहीं मिली। वाह जी वाह, बल्ले भाई बल्ले, आह जी। अब आगे क्या लिखते हैं, आह जी, खाली खूली इज्जत का क्या करना है, पैसा न धेला ते कर दी मेला मेला, इज्जत पैसे से होती है, वगरना भूखा नंगा भी कभी बाइज्जत ठहरा है। अब फिर है जी, वाह जी, गंगा उल्टी नहीं बहती, दुनिया का असूल है कि पहले इज्जत मिलती है फिर पैसा खुद ब खुद आ जाता है। इज्जत मिल गई, अब पैसा भी आ जाएगा। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हो चुका, अमेरिका से भी बात चल रही है, पाकिस्तान के हालात जल्द बदल जाएंगे। फिर है आह जी, 3 साल से डॉलर आने की खुशखबरी सुन रहे हैं, आया एक भी डॉलर नहीं, दावे सैकड़ों अरबों डॉलर के हो रहे थे और मिले बमुश्किल 2-4 अरब डॉलर हैं। दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। ये आईना दिखाया है सुहेल बड़ाइच ने, मैं नहीं कह रहा, आज का कॉलम देख ले उनका जंग में, तो यानी एक लम्हे में ये मुल्क आह जी होता है और अगले लम्हे में ये मुल्क वाह जी होता है। उसके बाद अगर हम अगली खबर की बात करें तो आप अंदाजा करें कि आज तक हमें पता नहीं चल सका, 26-27 साल हो गए हैं। ये कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। इजराइल ने खुद इस बात का एतराफ कर लिया है कि जब कारगिल की जंग हुई तो इजराइल ने इंडिया की मदद की। आज से पहले ये दावा आपने सुना किसी पाकिस्तानी के मुंह से, किसी पाकिस्तानी फौजी के मुंह से? उन्होंने खुद इतराफ कर लिया कि हां जी हमने मदद की थी। पाकिस्तान को कितना जानी नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कितनी तबाह हुई, हुकूमत हिल के रह गई, बल्कि हुकूमत चली गई लेकिन पता किसी को भी नहीं था। क्योंकि कोई पता हो तो अपने मुल्क का या अपने काम का या अपने मामलात का पता तो है इमरान खान का, पता तो रखना है पीटीआई का, पता तो रखना है लोगों का। यानी कल परसों एक टट्टू कह रहा था कि यहां पे कॉकरोचेस नहीं निकल सकते क्योंकि यहां पे स्प्रे बड़ा जबरदस्त हुआ है। स्प्रे, इससे बड़ी कौम की जो बेइज्जती है, इससे बड़ा तंज वो कौम पे नहीं हो सकता कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। पहले भी मैंने कहा था कि कॉकरोच तो बहुत बेहतर है, बड़ा साइज होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं राना सनाउल्ला की तरह, तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस में बहुत फर्क है। तो अब तो हुकूमत कह रही है हम स्प्रे जबरदस्त करते हैं, हमारी गोलियां, हमारी G3, हमारी गन्ने, हमारी तनख्वाहें, हमारे भर्ती किए हुए मुलाजिम वो स्प्रे करते हैं और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि कोई रोक के दिखाए। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप के बूट का साया है वो सर के ऊपर है। उस साय तले जो है ना, इस परचम के, बल्कि इस बूट के साय तले हम एक है, चाहे कोई दाएं बाजू से ताल्लुक रखता है, चाहे कोई बाएं बाजू से ताल्लुक रखता है, प्यो एक है। माया लहदा लहदा कर लें, माया लहदा लहदा कर लें, प्यो तो एक है। हमारे गांव में बड़े झगड़े होते हैं ना कि बाप एक होता है, माए 3-4 होती हैं, तो जमीनों के बड़े झगड़े होते हैं। इधर प्यो एक है, माए लहदा लहदा। किसी की कोई अरबी माँ है, किसी की पंजाबी माँ है, किसी की पठानी माँ है, किसी की जो है ना वो काली माँ है, तो है प्यो वही है, एक ही प्यो है। बहरहाल अब जावेद हाशमी क्या कहते हैं कैद आदम के जियारत वाले मामले पे, रऊफ क्लासरा
आसिफ महमूद और आमिर खाकवानी ने कैद आजम को जियारत भेजने की वजह बताई। इन 3 बंदों ने वजह बताई है। तीनों का कहना है कि कैद आजम को तिब्बी वजूहात की बिना पर जियारत भेजा गया और ये कि डॉक्टर्स की यही तजवीज थी। ये जावेद हाशमी लिख रहे हैं। कैद आजम ने 14 जून 1948 को क्वेटा स्टाफ कॉलेज में कहा था कि जर्नैल इस कौम के नौकर हैं। ठीक है जी। उन्होंने अयूब खान की पोस्टिंग ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में कर दी और सियासत में मुदाखलत की बिना पर उसकी तरक्की पर पाबंदी लगा दी। 14 जुलाई 1948 इस तकरीर के ठीक 1 माह बाद उन्हें जियारत भेज दिया गया। जियारत की 4000 साला तारीख में पहला मरीज जियारत के सुनसान और वीरान जंगलात में पहुंच गया। अब ये 3 लोग कहते हैं कि तब तो अंग्रेज फौज थी, तो क्या आज की फौज उसी का तसलसल नहीं है? बड़ा अहम सवाल है। ये स्कॉटिश धुनें नहीं सुनते, ये अपने पीछे मलका बरतानिया की तस्वीर नहीं लगाते, ये अंग्रेजों वाली यूनिफॉर्म पहन के खाने नहीं खाते और साथ दाढ़ी वाला हाथ बांध के खड़ा नहीं करते, उसी का तसलसल है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। वही फौज है, काकूल में चले जाएं, वही ट्रेनिंग है, वही चमचा है, वही कांटा है, उसी तरह सारा कुछ जी। तो क्या आज की फौज उसी का तसलसल नहीं? क्या वही ज़हनियत नहीं? ज़हनियत तो वही है, ज़हनियत तो वही है। मैंने आपको बताया कि बाज लोग कहते हैं कि जानबूझ के बनाया गया पाकिस्तान और फौज को उसका इलाका दिया गया। यानी आप ये किसके बारे में सुनते हैं कि हर मुल्क ने एक फौज रखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में फौज ने एक मुल्क रखा हुआ है, ये आप नहीं सुनते। तो बाद लोग कहते हैं कि जी ईस्ट जो इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी रॉयल आर्मी को ये इलाका दे दिया कि जो यहां पे मौजें करो। वही हो रहा है, ज़हनियत वही नहीं है। मैं आसिफ महमूद को झूठा नहीं कहूंगा, ना रऊफ क्लासरा साहब को यह बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है। कैद आजम की तरजीह एक लम्हे के लिए भी उनकी सेहत नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो कायद आजम जो बीमारी के बावजूद स्टेट बैंक के इफ्तिताह के लिए कराची आए, जो अलालत के बावजूद दिन रात एक करके कौम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपना खून पसीना बहा रहे थे, क्या वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर ज़ियारत के बियाबान इलाके में जाना पसंद करते? सवाल तो ये है। कैद आजम कभी ना करते, सवाल ही पैदा ना होता। कैद आजम भरे मेला न छोड़ते, कैद आजम उधर ही रहते। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आखिरी दिनों में आप कोई सी भी किताब पढ़ लें, आखिरी दिनों में कैद आजम के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया गया था। कैद आजम को मेन स्ट्रीम लाइन से काट दिया गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इमरान खान को देख लें। इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत ली है। 8 फरवरी 2024 में इमरान खान की तस्वीर गायब कर दी गई। इमरान खान की आवाज सुनने को लोगों के कान तरस गए। इमरान खान की झलक देखने को लोगों की आंखें पथरा गई। यही होता है, पुराना सिलेबस है। कैद आजम को काटा गया, कैद आजम के अहकामात को काटा गया। कैद आजम खुद कहते हैं जब खान लियाकत अली खान उनसे मिलने गए, शहाब साहब की किताब देख ले, शहाबनामा, तो कैद आजम खुद कहते हैं फातिमा जिन्ना को कि वजीर आजम देखने आए हैं कि मैं मजीद कितना अरसा जिंदा रहूंगा। ये कैद आजम के अल्फाज हैं। और फातिमा जिन्ना के तासुरात ये हैं कि जब खान लियाकत अली खान वो कैद आजम से मिलते हैं तो वो इतने खुश होते हैं, इतने खुशगवार मूड में होते हैं कि मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि कैद आजम की तबीयत बहुत खराब थी और वजीर आजम बड़े खुशगवार मूड में खाना खा रहे थे। तो फातिमा जिन्ना की हालत पतली थी, ये वो खुद लिखती हैं। अभी शहाबनामा खोल लें
और उसमें जो है ना वो आप देख लें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उनके जो अहकामात थे वो कट ऑफ हो गए थे, उनसे राब्ता काट दिया गया था। आप इसको अडयाला जेल भी कह सकते हैं। अगर अभी होते तो वाज़े तौर पे होते, कोट लखपत में ये अनवर मकसूद ने कहा है, या अडयाला में होते या मच जेल में होते। अब नहीं है। उस वक्त जितना इनको मौका मिला तो इन्होंने पूरी कोशिश की और उनको काट दिया। बल्कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर इलाई बख्श, कर्नल इलाई बख्श, उन्होंने जो किताब लिखी तो उसके कुछ चैप्टर्स भी उसमें शामिल नहीं करने दिए गए, कुछ चैप्टर्स भी। तो बहरहाल ये सारे मामला जो है वो जावेद हाशमी सवालात जो है ना उठाते हैं कि इन सवालात के आपके पास जवाब हैं। हम अगली खबर पे चलते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट, ओल्ड एज बेनिफिट। आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट किसके लिए है, ओल्ड एज बेनिफिट किसके लिए है, 60 साल से जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं। और बैतुल माल, बैतुल माल भी आपको पता है, नाम ही बैतुल माल है। इन तीनों को मिलाकर इसमें 14 अरब का खांचा लगा है, 14 अरब का। ये वो लोग हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ये तुफैलिये हैं। इनकी कोई मां, इनका कोई बाप, इनका कोई दादा, इनका कोई खानदान नहीं है। ये हराम के हैं। 14 अरब रुपए ओल्ड एज बेनिफिट, बेनजीर प्रोग्राम और बैतुल माल से खा गए। आज का जंग निकाल लें, हुकूमत का अखबार है, अपोजिशन का अखबार नहीं है। जंग और जियो आपको पता है। 14 अरब डॉलर, 14 अरब रुपए खा गए। कौन खा गया हमें तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। बांटने वाले, तकसीम करने वाले, वो खा गए। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है, आज हुकूमत ने डीजल की कीमत बढ़ा दी है और पेट्रोल की 1 रुपए कम की है। मैंने आपको सुबह बताया था। बैनुल-अक़वामी मंडी में हमले न होने की वजह से जो तेल की मंडी है वो क्रैश कर गई है, वो आ गई है $86 पे। अब आए ना टीवी पे और ऐलान कर दें कि 40-50 रुपए कम कर दिए, क्योंकि बढ़ने पे फौरन अभी वो पेट्रोल या तेल आता ही नहीं है पाकिस्तान में। महंगा तो होता है, उस पे स्क्रीन पे महंगा होता है, मार्केट में महंगा हो गया, फिर वो बनता है, मिलता है टैंकर्स में, फिर ये उधर बढ़ता है फौरन। आप उधर गिर गए, इधर परवाह नहीं है बेगैरतों को कि अब यहाँ टीवी पे और कहें कि 50 रुपए कम हो गया, $100 से 86 पे आया, 100 रुपए कम हो गया। नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपने वोट दिए? आपने वोट नहीं दिए। और फिर यानी मजमूई तौर पर ट्रंप के जूते का साया और पाकिस्तान पे जनरल आसिम मुनीर के बूट का साया, चाटना, चमकाना, जुबान से चाटना, और वो उनकी सत्य खैरा है। अब अमीर अब्बास आप जानते हैं बड़े खूबसूरत जो है वो तजिया निगार हैं। वो इस कुतूरे और इस कुतूरी के बारे में क्या लिखते हैं कि जो ये कर रहे हैं। क्लियोपेट्रा, एक दिन मैंने भी वीलॉग किया था क्लियोपेट्रा पे, क्लियोपेट्रा भी कहते हैं, ने अपने भाई और शरीक हुक्मरान के खिलाफ बतलीमूस जंग लड़ी, जो मारा गया, उसका भाई मारा गया। ये हुक्मरान बन गई और ये दाश्ता बन गई जूलियस सीजर की, फिर बीवी भी बन गई, फिर बेटा भी हुआ। ठीक है जी, दाश्ता बन गई। औरंगजेब आलमगीर ने अपने बड़े भाई दारा-शिकोह को गिरफ्तार करवाकर 1659 में कत्ल करवा दिया। भाई मुराद बख्श को पहले साथ मिलाया, फिर कैद करवाकर कत्ल करवा दिया। वालिद शाहजहां को आगरा के किले में तकरीबन 8 साल तक नजरबंद रखा। ये आलमगीर साहब हैं जिनके बारे में अताउल्लाह कासमी ने लिखा, बहुत नेक आदमी थे, न कोई नमाज छोड़ी न कोई भाई छोड़ा। ये अताउल्लाह कासमी ने लिखा आलमगीर के बारे में जी। उस्मानी सल्तनत, मेहमद दी थर्ड, यानी मेहमद दी थर्ड ने क्या किया, 1595 में तख्त नशीन होते ही अपने 19 भाइयों को कत्ल करवा दिया, 19 भाइयों को। और आपको पता है सल्तनत उस्मानिया में एक कानून बना था
کہ جو بھی سلطان بنے تو اپنے بہن اور بھائی وہ قتل کر دے تاکہ یونٹی آف کمانڈ رہے اور ان کے خلاف سازشیں نہ ہوں۔ یہ قانون تھا۔ محمد دی سیکنڈ نے، محمد دی تھرڈ نے یہ کیا تھا۔ جی افسوس کہ اس جدید دور میں پیپلز پارٹی کا کتورا بلاول زرداری اور نون لیگ کی کتوری مریم صفدر بے رحم بادشاہوں کی طرح مخالفین کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر جمہوریت کی لاش پر فسطائیت کا بھجن گا کر اور آئین و قانون کو تہتے کر کے تخت نشین ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ان دونوں کے ہوس سے اقتدار کا آغاز ہے۔ یہ دونوں باقی زندگی میں کس حد تک جائیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کیا کریں گے آنے والے دور میں اگر قوم نہ اٹھی، اگر قوم نے ان کو بحیرہ ہند میں غرق نہ کیا، اگر قوم نے ان کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا، اگر قوم نے ان کی چمڑی نہ اتاری تو یہ آگے کیا کریں گے؟ اور پھر ان کی اولادیں، وہ دیکھا نہیں ہے رضا ڈار ریپسٹ اور وہ علی ڈار وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ وہ خاندان ہے اور انہوں نے یہ کچھ سن رکھا ہے اور پڑھ رکھا ہے۔ کس طرح شہباز شریف نے پتہ کاٹا اپنے بڑے بھائی کا اور خود کو پیش کر دیا آپ کے سامنے، تو یہ آگے کیا کریں گے؟ ابھی انہوں نے کشمیر میں کیا کیا، جشن کس طرح منایا جا رہا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو ہمارا مین مدعا ہے نا، ہمارا مین مدعا یہ ہے کہ یہ کیسی منافق قوم ہے۔ ایک دو خبریں لے لیں پھر ہم مین مدعے پہ آتے ہیں۔ امریکہ میں رولا پڑ گیا ہے ہلاکتوں پہ اور زخمیوں پہ، یعنی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 18 امریکی ہلاک ہوئے ہیں اور 624 جو ہے وہ بری طرح زخمی ہیں، لیکن پینٹاگون اور حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں فرق ہے۔ تو فوجیوں کے جو اہل خانہ ہیں ان میں بڑی تفتیش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ کیا چکر ہے، کتنے ہلاک ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر، بھارت اپنے فاشزم سے باز نہیں آیا۔ جنتر منتر چوک آپ کو یاد ہے احتجاج ہوا، وہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ احتجاجیوں کو کھانا پہنچایا گیا، پانی پہنچایا گیا، تو اس میں جو مسلمان لڑکے تھے، ایک کا نام ابو بکر ہے، تو ان کے گھروں پہ دھاوا بولا گیا، ان کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا، ان لڑکوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی نوکری دو پہ لگ گئی۔ تو اب جو احتجاجی تھے، جو اس کے سربراہ ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم مندر میں نہیں گئے، ہم نے مسجد میں پناہ لی، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اب ان کے لیے آواز اٹھائیں کہ وہ مسلمان لڑکے ان کو نظر آئے۔ یعنی لاکھوں لڑکے تھے اور ان میں صرف انہوں نے لاکھوں کو انہوں نے کھانا پرووائڈ کیا ہوگا، یہ تو خود غریب آدمی تھے، ہاں انہوں نے 2-3 لوگوں کو کھانا دیا ہوگا، پانی دیا ہوگا۔ بہرحال ان کے گھر میں جو ہے نا RSS کے ہنڈوں نے دھاوا بولا، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اب مظاہرین کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے حقوق کا جو ہے نا وہ تحفظ کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کوئی ثقافتی ورثہ ہے، یعنی ادھر لاہور میں اس کی ریوائیول ہے، اس کو بہتر کرنا ہے اور اس کا چیئرمین جو ہے بنا دیا گیا ہے نواز شریف کو۔ ان کے جب تک انگوٹھے نہیں باندھے جاتے، جب تک ان کی ناک میں روح نہیں تنی جاتی، جب تک ان کے کانوں میں کافور کی ٹکیاں نہیں رکھی جاتی، تب تک یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کا چیئرمین بن گئے۔ کوئی ریوائیول ہے، ہیریٹیج ریوائیول ہے، بنانے والی کون ہے؟ بیٹی، بننے والا کون ہے؟ پیو، اور اس کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ٹھیک ٹھاک مال ہوگا، ٹھیک ٹھاک مال ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی ماں، نہ اس نے اسمبلی دیکھی، نہ اس نے اسمبلی کا گیٹ دیکھا، وہ 5 سال ممبر رہی صوبائی اسمبلی کی خصوصی سیٹ پہ، سارے پیسے پہنچتے رہے، ساری مراد پہنچتی رہی۔ وہ جہنمون کے لیے، وہ جہنمون جو گئی، وہ جہنمون کو اس کی جو فزیوتھراپسٹ تھی وہ پاکستان پنجاب لاہور بورڈ تنخواہ دیتا رہا اس کو، وہ جہنمون کی فزیوتھراپی کے لیے، کیونکہ بڑے جہنمی، ایک ان کا باپ اور ایک ان کی ماں، انہوں نے یہ ساری سلطنت کھڑی کی۔
लोगों के नीचे वाड़ के। तो बहरहाल जी, बेटी ने बना दिया, बाप बन गया। और उसके बाद हम आते हैं कि ये कैसी मुनाफिक कौम है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। पिछले 75 साल से फलस्तीन के नाम पर अरबों के चंदे इकट्ठे किए गए। इस बात के तो आप गवाह हैं, कैंप लगते थे। फलस्तीन के नाम पर सियासत की गई। कई सियासी जमातों, खासकर मजहबी जमातों के लिए फलस्तीन काज ने ऑक्सीजन का काम किया। बैतुल मुकद्दस, अल कुद्स, रैलियां, आप जानते हैं। हत्ता के मुल्क के सबसे मकबूल और शायद सबसे जमहूरी सियासी रहनुमा को भी सारी उम्र यहूदी एजेंट और इजराइल का यार पुकारा गया। याद है आपको? मगर जब फलस्तीन पर सख्त वक्त आया, फलस्तीनियों की मुकम्मल नस्ल कुशी की गई, तो हमने उनकी मदद करना, उनके लिए लड़ना और निकलना तो छोड़ उफ तक भी ना की। उफ तक कोई निकला, किसी ने एहतजाज किया, वो किए जो टीएलपी ने जी। और सारे मुनाफिकों की तरह खामोशी से फलस्तीन के मुसलमानों की नस्ल कुशी देखते रहे। और जिसको यहूदी एजेंट कहा गया, यहूदियों ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से ऐन 2 महीने पहले अपने एजेंटों के जरिए उसे कैद करवा दिया। डॉट कनेक्टिंग करें। हमारी दूसरी सबसे बड़ी मुनाफिकत कश्मीर के मामले पर अयां हो गई, क्योंकि कश्मीर के नाम पर भी पिछले 78 साल से न सिर्फ हमें चूतिया बनाया गया, बल्कि अरबों खरबों इकट्ठे किए गए और सियासत खेली गई। अक़वाम मुत्तहिदा में रटी रटाई तकरीरों में कश्मीर का जिक्र करना जरूरी होता है, मगर जब कश्मीरियों को रौंदा जा रहा है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उनके साथ मकबूजा कश्मीर वालों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है, तो ना हम उनका साथ देते हैं, ना उन्हें अपनी शहरक मानते हैं, बल्कि उन्हें गद्दार करार देते हैं। हम जब उन पर जुल्म हो रहा है महज तमाशाई बने हुए हैं, और जब तक हम ऐसे तमाशाई और मुनाफिक रहेंगे, तब तक खुदा की कसम ना हमारे हालात ठीक होंगे, ना हम कभी आजाद होंगे, और हमारा हर आने वाला कल गुजरे हुए कल से मजीद बदतर होगा। फैसला अब हमें बहसीयत कौम करना होगा कि हमने भेड़ बकरियों की तरह कट मर कर रहना है, 2 डाकू खानदानों और एक इशराफियत तबके के गुलाम रहना है, या फिर अपने हुकूक, अपने आने वाली नस्लों के हुकूक और अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। जितनी देर हम करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और जब तक इमरान खान जैसे मुखलिस मुल्क कौम के लिए, असूलों के लिए जान तक देने वाले लीडर मौजूद हैं, तब तक इनकलाब फायदेमंद साबित होगा। लेकिन ये काम अगर खुदा न करे उनके जाने के बाद किया गया, तो उन जैसा दूसरा मिलना बहुत दूर, उन जैसी एक खूबी रखने वाला भी इस धरती पर अगले 100 साल में मिल जाए तो बड़ी बात होगी। ईरान अगर आज अमेरिका, इजराइल और उनके साथ खड़े तमाम अरब गुलामों की खतरनाक बमबारी के बावजूद भी कायम व दायम है, तो उसकी वजह उनके वो रहनुमा हैं जो मुल्क कौम के लिए जान देने वाले हैं। पाकिस्तान में आपको इस वक्त इमरान खान और चंद अफराद के अलावा एक भी ऐसा सियासी या फौजी रहनुमा नहीं मिलेगा जो मुल्क या कौम के लिए जान देने को तैयार हो। इसलिए अमेरिका जो काम ईरान में शदीद बमबारी और सुप्रीम लीडर समेत बाकी क़यादत को कत्ल करने के बावजूद भी न कर सका, वो पाकिस्तान में अपने एक सरकारी मुलाजिम के एक कागज के टुकड़े यानी साइफर से कर गया, और तकरीबन तमाम जज, जर्नैल और सियासतदान रजीम चेंज के लिए राजी हो गए और उल्टे लेट गए।
لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں اور اس کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں تو سب سے ضروری اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ انقلاب پاکستان کے حوالے سے روزانہ کچھ نہ کچھ لکھیں، دوستوں سے اس پر گفتگو کریں اور تمام سوشل میڈیا پر آج سے ہی اس کی تبلیغ شروع کریں کہ ہمیں ایک بار، آخری بار اور فیصلہ کن تحریک کے لیے نکلنا ہے۔ کسی کی کال کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہر شہر، ہر دیہات، ہر گاؤں اور ہر محلے سے نکلنا ہے۔ جس طرح کسی لاش کا تماشا دیکھنے یا جنازے میں شرکت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، اس طرح نکلنا ہے اور اس قابض مافیا کو بتا دینا ہے کہ اس ریاست کے اصل حاکم آپ اور ہم ہیں۔ یہاں فیصلے عوام اور ان کے منتخب نمائندے عوام کی امنگوں کے مطابق کریں گے اور یہاں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ ہر ایک قاتل کو پھانسی دی جائے گی جو کسی بھی دوسرے انسان کو قتل کے مقدمے میں دی جاتی ہے۔ یہاں عوام کے پیسے لوٹنے والے دو خاندانوں، ایک محکمے اور ان کے ٹاؤٹ سے چمڑی اتار کر وصول کی جائے گی۔ تبھی ہم واقعی اپنے قائد کے اس خواب کہ پاکستان ایک عظیم فلاحی ریاست بنے گا کی تعبیر بن سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔